हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स की, जिसके 12th वीडियो को लेके आपके सामने हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको आरएनएस कोलिजन थ्योरी के बारे में बताया था। आज हम आरएनएस इक्वेशन की बात करने वाले हैं और एक एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं जिसमें रेट कांस्टेंट को टेम्परेचर के साथ रिलेट किया हुआ है, जिससे हमें पता लगेगा कि कितने टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होता है और साथ ही टेम्परेचर में कितना चेंज करें जिससे रेट कांस्टेंट में पर्टिकुलर चेंज हो जाए। इन सब चीजों की बात करने वाले हैं आरएनएस इक्वेशन में। आइए आरएनएस इक्वेशन की बात करते हैं। आरएनएस ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया कि बाइमोलिकुलर रिएक्शंस के जो रेट होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्या चीजें हैं दोनों, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया था। Z को बोलते हैं बच्चों कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z को बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन 1 सेकेंड एट नॉर्मल टेम्परेचर। किसी कंटेनर में 1 सेकंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और जहां तक F का सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होती है, या शॉर्ट में कहूं ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है। और प्रैक्टिकली आरएनएस ने इसकी वैल्यू भी दी हुई है। इट इज डिटरमाइंड एज e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इस बात को भी आप याद रखिएगा, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं। अब जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया जाता है, जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया जाता है, इक्वल टू का साइन आता है और एक नया कांस्टेंट आता है बच्चों, P। इसको हम P से डिनोट करते हैं। P इज स्टीरिक फैक्टर। आरएनएस ने इस इक्वेशन में एनर्जी फैक्टर के साथ साथ ओरिएंटेशन फैक्टर या स्टीरिक फैक्टर को भी ऐड किया है बच्चों। ओरिएंटेशन फैक्टर को या स्टीरिक फैक्टर को भी ऐड किया। क्यों किए आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इफेक्टिव कोलिजन्स होने के लिए हमें 2 फैक्टर्स को लेकर चलना होता है। एक को बोलते हैं एनर्जी फैक्टर, एक को बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर। उस फैक्टर को इंक्लूड करने के लिए इन्होंने P को यूज किया हुआ है। अगर मैं रेट को K से रिप्लेस कर दूं और P और Z इन दोनों की जगह पर एक नया कांस्टेंट ले लूं A, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू यहां से पुट कर दूं, तो मेरी इक्वेशन बन जाती है K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस E की पावर माइनस E अपॉन आर टी। इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूं। तो ये K के बराबर कैसे हो गया रेट, इसको भी देख लेते हैं। और जो A है वो किसका मल्टीप्लाई है, ये स्टीरिक फैक्टर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या है, मल्टीप्लाई है। क्योंकि A की कंडीशन में P और Z दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों कांस्टेंट की जगह मैंने एक कांस्टेंट ले लिया जिसको बोलते हैं आरएनएस फैक्टर। तो पहले तो मैं बताने वाला हूं रेट की जगह मैंने K क्यों ले लिया, और फिर मैं इस A की बात करने वाला हूं। बच्चों, आप लोगों को मैंने रेट लो एक्सप्रेशन सिखाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो आपको याद ही होगा। मैंने आपको ऐसे बताया था, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। मैंने आपको सिखाया था रेट इज इक्वल टू K रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, या N क्या है, ऑर्डर। और आप लोग जानते हैं ऑर्डर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, हाफ हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही 1 मोल पर लीटर ले लूं तो पावर टर्म मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती बेटे। तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K 1 की पावर N। अब मुझे बताओ 1 की कोई भी पावर हो, 0 हो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, नेट आंसर तो 1 ही आएगा। तो क्या मैं इस कंडीशन में कह सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू K। इसलिए मैं रेट की जगह K अगर यूज कर रहा हूं तो अंडरस्टूड सी बात है कि मैं इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट रखने वाले सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कितनी ले रहा हूं, यूनिटी ले रहा हूं, 1 मोल पर लीटर ले रहा हूं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है अगर हम आपसे डिस्कस करूं। बच्चों, हमने ही पढ़ा रेट इज इक्वल टू K A की पावर N। इससे पहले के चैप्टर में तो हम पीछे पड़े हुए थे ऑर्डर के, और अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए नए नए रेट निकालते थे।
अब ऑर्डर का कहानी जब मैंने समझा दी आपको, अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो के अंदर आ गया भैया। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेके चल रहा हूं ताकि रेट ऑफ रिएक्शन में मैं के चेंज होने का इफेक्ट देख सकूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने। अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन के रेट बढ़ते हैं और अगर उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, यूनिटी है, तो जरूर सी बात है अगर रेट बढ़ते होंगे बेटे तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता होगा। हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते हैं। और अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लूंगा तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ेगा तो पक्की बात है टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू भी क्या होती होगी, बढ़ती होगी। इस पॉइंट को के बेस पर ही मैं इसमें आगे चल रहा हूं। तो मेरे को एक इक्वेशन मिली जो है k इजिकल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। इसके मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। k को तो बोलते हैं, आप जानते हैं, रेट कांस्टेंट। अलग अलग रिएक्शंस के अलग अलग रेट कांस्टेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटे। इसको बोलते हैं आरेनियस फैक्टर, इसके खूब नाम है। इसको बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, बिल्कुल सिंपल है। ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म है ना, तो एक्सपोनेंशियल टर्म से पहले आने वाले को क्या बोल दिया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बच्चों इसको कोलिजन फैक्टर भी कहते हैं। इसी एक का तीसरा नाम कोलिजन फैक्टर भी है और इसी का एक नाम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी रखा हुआ। तो इतने सारे नाम आपको इस ए कांस्टेंट के मिलेंगे। इनमें से कुछ भी यूज कर रहा हो आप समझ आना किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है। बाकी आप जानते ही हैं ई ए के बारे में, तो ये किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है। जहां तक टी का सवाल है, याद रखिएगा ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना होता है, यानी कि केल्विन में लेना होता है। और लास्ट आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू वही है जो आपको पता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको आरएनएस इक्वेशन के आने चाहिए। k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आइए देखते हैं इससे हम क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं। अगर मैं आरएनएस इक्वेशन की बात करूं, अगर मैं आरएनएस इक्वेशन की बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट मुझे मिलता है इससे रिगार्डिंग टेम्परेचर। आइए उसकी बात करते हैं। पर आरएनएस इक्वेशन कह रही है k इज इक्वल टू, आरएनएस इक्वेशन कह रही है k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं आपका ध्यान एक चीज में जरूर अट्रैक्ट करूंगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपने सीखा था बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपने सीखा था, मेरा वीडियो आप देख लेना अगर नहीं देखा तो, माइनस के टी आपको याद ही होगा। तो आप नोट करना ये दोनों टर्म एक जैसी दिख रही है, लेकिन ये वाली टर्म को अगर मैं इस टर्म से कंपेयर करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। पहले मैं इसकी बात करता हूं। आप इस इक्वेशन को देख के मुझे बताइए कि कैपिटल टी की वैल्यू अगर बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो के की वैल्यू में क्या चेंज आएगा, बढ़ेगी, घटेगी या कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। ये ई की माइनस पावर है। अगर मैं कहता हूं कि टेम्परेचर बढ़ा तो माइनस ई ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टी बढ़ेगा तो चलो माइनस को भी छोड़ दो, ई अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि माइनस में वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में किसी की माइनस पावर कम हो जाए, एक तरह से क्या मानते हैं, वो वैल्यू बढ़ रही है, तो हम क्या बोलते हैं, ये वैल्यू अगर कम होगी तो के की वैल्यू बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ने पर के की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। एक क्वालिटेटिव टाइप का रिलेशनशिप तो मेरे को पता लग गया। एक और छोटी चीज देखते हैं, क्या होगा अगर टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा बेटे। अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। भाई 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। और ई की पावर माइनस में जीरो आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 1। और अगर ये 1 हो जाएगा उस केस में के की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। और वो किसके बराबर होगी, वो वैल्यू आपकी ए के बराबर होगी। जब टेम्परेचर टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो के की कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से के की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर टी इनफाइनाइट कर दिया तो के क्या होगा, मैक्सिमम। तो याद रखिएगा
रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? आरएनएस फैक्टर के बराबर होती है। ये थ्योरी का पॉइंट भी है, रेट कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? आरएनएस फैक्टर के बराबर होती है। चलिए ये बात तो मैंने इससे पता लगा ली। अब आपको याद होगा इसका जो कर्व आता है, याद करिए इसका जो कर्व आता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, वो कर्व ऐसा आता है एटी वर्सेस टाइम। आपने जरूर देखा होगा एटी वर्सेस टाइम का कर्व कैसा आता है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। कैसा आता है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये वाली टर्म जो है और इसका जो टी है ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी कि हमारी इक्वेशन में अगर टी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, लेकिन कैसा इंक्रीज होगा? ये इंक्रीज भी कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। नहीं समझ में आई? दोबारा सुनिए, मैं कह रहा हूं अगर टी बढ़ेगा, इस इक्वेशन की बात करता हूं बेटे, अगर टी बढ़ेगा तो ई की माइनस पावर बढ़ेगी, ई की माइनस पावर बढ़ेगी। अगर ई की माइनस पावर बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो ए नोट को कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या एटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। यानी कि क्या कंक्लूड किया मैंने? टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एटी की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आपको याद होगा बच्चों एटी और टाइम का कर्व कैसा आता है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आता है। लेकिन मेरी इस इक्वेशन में कहानी दूसरी है। मेरी इक्वेशन में ये वाला जो टी है, पहली बात तो ये टी तो टाइम है और ये टी कौन सा है? टेम्परेचर है। ये 1/, में आ रहा है तो क्या इसको रिलेट करके नहीं बता सकते क्या कि कर्व तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा लेकिन इंक्रीजिंग होगा। ये कैसा था? डिक्रीजिंग, क्योंकि माइनस के मल्टीप्लाई में टी था। अब ये वाला कर्व कैसा आएगा? डिक्रीजिंग, क्योंकि माइनस टर्म के डिवाइड में टी है। तो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं क्या? चेक करके मुझे बताना। अगर मैं इस कर्व को शो करता हूं, अगर मैं इस कर्व को शो करता हूं तो आप लोग एग्री करेंगे जरूर, ये बड़ा रेयर कर्व है, बहुत कम बुक्स में दिया हुआ है। अगर मैं वेरिएबल्स लेता हूं, यहां लेता हूं के का वेरिएबल और यहां लेता हूं बेटे टी का वेरिएबल, तो एक चीज तो मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ने पर के की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन वो इंक्रीज कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऐसा होता है, जो पिछला कर्व आपने देखा था उसका जस्ट उल्टा। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कैसे होता है? इस तरह से, और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कैसे होगा? इस तरह से। लेकिन ये वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां टेंड करेगी? ये वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां टेंडिंग करेगी? ए पे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तब जाके वो उसको मीट करेगी। मैंने क्या बोला था? जब टेम्परेचर इनफाइनाइट हो जाएगा तो के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए के। तो जब भी आप ये कर्व बनाएं आप एक पैरेलल लाइन जरूर खींचे। ये किसकी है? ये कांस्टेंट ए की लाइन है। यानी कि ये कितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे के की वैल्यू है कि कितनी ज्यादा क्लोज चली जाए, जनरली ए के बराबर कभी नहीं होती। कहां होगी ए के बराबर? जब टेम्परेचर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो कर्व है ये के का टेम्परेचर के साथ बहुत बेहतरीन कर्व है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। तो अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, तो इस फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं क्योंकि के की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन का एक दूसरा वर्जन भी आपको याद करना होता है। इसी इक्वेशन का एक दूसरा वर्जन भी आपको याद करना क्या है? आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला ए के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। याद रखिएगा, अगर मैं दोनों साइड एल एन कर दूं तो इक्वेशन बन जाएगी एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, पावर टर्म आगे आ जाती है माइनस ई ए अपॉन आर टी। एल एन ई की वैल्यू 1 होती है तो एल एन की टर्म में इक्वेशन ऐसे आ गई। लेकिन हमारी जनरल स्टडी किसमें होती है? log 10 के बेस पे होती है। और हम जानते हैं कि 2.303 log 10 को log e या ln से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इस ln की जगह पर log 10 लेना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? 2.303 log 10 बेस k इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन आर टी। दोनों साइड अगर मैं 2.303 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी एक और इक्वेशन आ जाएगी, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। ये इक्वेशन भी एक तरह से रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर की इक्वेशन ही है, लेकिन न्यूमेरिकल में इसका यूज ज्यादा होता है फर्स्ट इक्वेशन की कंपैरेटिवली। तो ये सेकंड इक्वेशन है जिसमें log k
और टेम्परेचर के बीच का कर्व है, का रिलेशनशिप है। अगर मैं इनका कर्व प्लॉट करूं तो बिल्कुल क्लियरली इंडिकेटेड है कि जो कर्व आएगा वो c माइनस एम एक्स को फॉलो करेगा। कैसे? अगर मैं y एक्सिस पे log k ले लूं, अगर मैं x एक्सिस पे 1/t ले लूं, अगर मैं x एक्सिस पे 1/t ले लूं, तो इस कर्व का स्लोप किसके बराबर होगा? इस कर्व का जो स्लोप होगा वो देखना, ये इसका स्लोप है, वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें कंपोनेंट क्या क्या है? log k इजकल टू y, log a इजकल टू c, ये एक तरह से c से रिलेट कर रहा हूं, और इसमें माइनस e अपॉन 2.303r किसी एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, ये स्लोप होगा, और वेरिएबल क्या है इसका? 1/t। क्या ये इक्वेशन पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप की इक्वेशन नहीं है क्या? है ना? अगर मैं कर्व प्लॉट करता हूं तो कैसा आएगा? अगर मैं कर्व प्लॉट करता हूं 1/t का किसके साथ में? log 10 बेस k के साथ में कर्व प्लॉट करता हूं, तो आप लोग समझ सकते हैं बेटे, जब 1/t की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब 1/t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो log k किसके बराबर हो जाएगा? log a के। तो यानी कि कर्व तो स्टार्ट होगा यहां से, जिसका इंटरसेप्ट क्या है? log a है। और वैसे भी आपको पता है, देखो दोनों बातें क्लियर हो गई। वैसे भी आप जानते हो, अगर इस पॉइंट की बात करूंगा तो इस पॉइंट पर 1/t कितना है? 0। और 1/t जब 0 होगा तो t कितना होगा? इनफाइनाइट। तो ये तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि t इनफाइनाइट हो जाएगा तो k की वैल्यू, log k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? log a के बराबर हो जाएगी। भाई जब k की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी तो log k की वैल्यू भी log a के बराबर हो जाएगी। तो ये तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। लेकिन उसके बाद इमेजिन करना, अगर 1/t बढ़ेगा, क्योंकि x एक्सिस पे 1/t बढ़ रहा है यूं, अगर 1/t बढ़ेगा तो माइनस टर्म है, तो क्या ये वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी? क्योंकि log a माइनस समथिंग, और ये जो समथिंग वाली वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो मैं क्या कहता हूं? इस कर्व को मैं बोलता हूं पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप का कर्व है, कि जब ये स्लोप आएगा तो ये स्लोप किसके बराबर होगा? ये रहा स्लोप, मैंने बता ही रखा है, m माइनस e अपॉन 2.303r, ये तो स्लोप है, और log a क्या है? इंटरसेप्ट है। तो ये बात याद रखिएगा आप, इंटरसेप्ट आता है इसका log a, और इसका जो स्लोप है वो आता है माइनस ea अपॉन 2.303r। तो इस तरह से हम इसके कर्व की स्टडी भी बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एक तीसरी, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, एक रिएक्शन वही है, मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, वो भी इसी इक्वेशन से निकल जाएगा। आइए देखते हैं। अगर मैं एक ही रिएक्शन की बात करूं, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। मेरे पास एक इक्वेशन है, a और b मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। आइए देखते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है, a और b मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर रिएक्शन आपने नहीं बदली, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ठीक है। अगर टेम्परेचर लेता हूं T1 तो उसके कांस्टेंट को K1 से डिनोट करता हूं। जब तक रिएक्शन चेंज नहीं करते बच्चों, A नहीं बदलता। और आप लोग जानते हो अगर रिएक्शन सेम है तो एक्टिव एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हो गई ये, फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये। ऐसे ही सेकंड, T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 ले लेता हूं, तो ये होती log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। तो ये मैंने दो इक्वेशंस लिख ली। अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा log K2 बाय K1। अब ये log की प्रॉपर्टी आपको आती है, log K2 माइनस log K1 को कैसे लिख सकते हैं? log K2 बाय K1 इज इक्वल टू, बेटे log A से log A कैंसिल हो जाएगा। अब यहां कैलकुलेशन देखना, इसमें से अगर इसको माइनस कर रहा हूं तो माइनस माइनस ये टर्म क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये टर्म अगर प्लस हो जाएगी तो दिस प्लस एंड दिस माइनस, दोबारा दिस टर्म प्लस दिस टर्म माइनस। तो मैं क्या करता हूं? मैं कहता हूं EA अपॉन 2.303 R, ये प्लस हो चुकी है, इसमें से माइनस करूंगा 1 अपॉन T1, ये प्लस हो चुकी है, माइनस 1 अपॉन T2। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये इक्वेशन आपने बहुत बार यूज की हुई है, ऑलरेडी यूज की हुई।
और अगर मैं इसको नंबर 3 कहता हूं और एलसीएम ले लूं इसका, तो इसका एक और वर्जन मेरे सामने आ जाएगा, log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। इसको आप नंबर दे दीजिए, इसको आप नंबर दे दीजिए 4 नंबर। साफ दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, साफ साफ, कि अगर T2 इज ग्रेटर देन T1 है, और आप लोग जानते हो कि कोई भी रिएक्शन हो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तो हमेशा प्लस ही होती है, तो ये अगर प्लस है तो प्रूव हो गई बात। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी माइनस नहीं होती बेटे, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा प्लस होती है। तो ये अगर T2 T1 से बड़ा है तो ये टर्म भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो राइट साइड अगर पॉजिटिव हो गई पूरी पूरी, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, पॉजिटिव। और जब भी log K2/K1 पॉजिटिव वैल्यू आएगी 100% K2 विल बी ग्रेटर देन K1। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 है तो K2 भी K1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये इक्वेशन भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू में कितना चेंज आएगा एब्सोल्युटली मैं बड़े आराम से इसके लिए निकाल सकता हूं। तो इतनी चीजें आपको सीखनी है आरएनएस इक्वेशन में। तो मेनली 3 इक्वेशंस की बात मैं करता हूं। मैं कहता हूं K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस E अपॉन RT। मैं कहता हूं log K इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 RT। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, log K2/K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये 3 इक्वेशन जब भी आपको टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट को स्टडी करना हो, इनमें से कोई ना कोई इक्वेशन आपकी काम में आ जाएगी। एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको इन सब चीजों को रिलेट करना चाहता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन एज इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, क्या आपको दिया हुआ है, log K इज इक्वल टू -2000/T प्लस 6, ये आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है और K की यूनिट आपको कह रहा है मिनट इनवर्स में दी हुई है, ठीक है। आपसे अब इसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, आर्हेनियस फैक्टर बताओ इस रिएक्शन का, आर्हेनियस फैक्टर की वैल्यू बताओ। पहला क्वेश्चन पूछा है आर्हेनियस फैक्टर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी रिएक्शन की। तीसरा क्वेश्चन पूछा है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, परसेंटेज ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है, ये कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन विल बी 1.38 मिनट, 1.38 मिनट, ये आपसे पूछा है। आइए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो log K का एक्सप्रेशन जो होगा वो आपको अच्छे से पता है, आपको आता ही है कि अगर मैं इस इक्वेशन को अपने वाली इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मेरी इक्वेशन थी log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। सही कह रहा हूं। अगर मैं इनकी टर्म्स को कंपेयर करूं तो log K तो log K ही है, ये जो T वाली टर्म है टेम्परेचर वाली वो तो ये रही होगी देखिए, और ये जो बची हुई टर्म है ये क्या होगी, log A होगी। अच्छे से कंपेयर कर लो, log K इज इक्वल टू log K प्लस 6 क्या है, log A की वैल्यू है, और ये माइनस E अपॉन 2.303 RT, इसको मैं इससे कंपेयर कर दूं तो इससे मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से मैं इसके सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरे को पता लग गया इस इक्वेशन को कंपेयर करने से कि log A कितना है, 6 है,
log a कितना है 6 है, तो जब log a 6 होता है तो a कितना होगा 10 टू द पावर 6। a की वैल्यू कितनी होगी 10 टू द पावर 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 10 टू द पावर 6। आरएनएस फैक्टर कितना आ गया 10 टू द पावर 6। अब मैं बात करता हूं सेकंड वाले की। सेकंड कहता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो मैंने इस टर्म को इससे रिलेट किया है, तो आइए क्या मैं कह सकता हूं -2000/t इज इक्वल टू -EA अपॉन 2.303 RT। बेटे टी माइनस से माइनस कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो मेरे पास आ गया EA इज इक्वल टू 2.303 R इंटू 2000, या मैं कह सकता हूं EA 2.3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4.6 R इंटू 10 टू द पावर 3। इस तरह से मैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। यूनिट अगर आप R की वैल्यू जूल में लेंगे तो ये जूल में आ जाएगी, अगर R की वैल्यू कैलोरी में लेंगे तो कैलोरी में आ जाएगी। तो ये मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए सेकंड भी हो गया। अब मैं बात करता हूं थर्ड वाले की। थर्ड क्वेश्चन में पूछा हमें से K की वैल्यू बताओ, तो मेरी इक्वेशन क्या है log K इज इक्वल टू log A की जगह तो 6 आ गया माइनस 2000/T, और इसने खुद ने कह दिया टेम्परेचर कितना लेना है 127। तो आप लोग जानते हैं टेम्परेचर अगर 127 है तो केल्विन में कितना होगा 400। तो यहां पर मैं 400 पुट करता हूं, 6 - 5 1 होता है बेटे। तो log K अगर 1 है तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 की पावर 1, यानी कि K की वैल्यू कितनी है 10। मिनट इनवर्स इसने पहले बोला हुआ है अपन को। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आपका आ चुका है। अब मैं बात करता हूं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में इसने परसेंटेज ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। जब मैं आपको इसकी डेरिवेशन करवा रहा था तो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया था, और क्या मैंने बोला था कि उन एक्टिव मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होता है e की पावर -E/RT। तो इसकी जगह मैं f लिख देता हूं, तो यानी कि मेरे को फ्रैक्शन पता लग जाएगा। एक्टिव मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कितना है K/A है, और अब हम जानते ही हैं परसेंटेज क्या होती है फ्रैक्शन इंटू 100। फ्रैक्शन 1 पे होती है और परसेंटेज 100 पे होती है। तो कभी भी फ्रैक्शन का आंसर आपके पास हो और परसेंटेज का निकालना हो तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या मेरे पास K की वैल्यू नहीं है क्या, ये भी यहां पूछता है एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मान लीजिए। तो अगर मेरे को पता K 127 पे K कितना है 10 अपॉन A कितना है 10 की पावर 6, ये कितना है 10 की पावर 6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10 की -3%। तो आप देख सकते हैं कितने कम परसेंटेज मॉलिक्यूल के एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। 0.001% मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में एक्टिव मॉलिक्यूल का काम करेंगे। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। दोबारा देख लीजिए, A की वैल्यू 10 टू द पावर 6 आ गई, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 4.6 R इंटू 1000 आ गई, K की वैल्यू 10 आ गई, और फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी है तो परसेंटेज के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज आ गई 0.001%। अब मैं लास्ट क्वेश्चन डील करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहा कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन को करवाया जाए कि इसका हाफ लाइफ पीरियड 1.38 मिनट हो जाए। अब बच्चों को लगता है सर ये क्या मतलब है, हाफ लाइफ पीरियड कहां से आ गया बीच में। हम लोग अच्छे से जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ेगा, यस और नो, यस। और हाफ लाइफ पीरियड का क्या K से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, क्या होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, और K बढ़ेगा तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। हम उसी की बात करने वाले हैं। तो लास्ट के लिए मेरे को इसको रब करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसने बोला कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन को करवाया जाए किसका हाफ लाइफ पीरियड 1.38 समथिंग आ जाए। तो मैं काम करता हूं ना, अगर मेरे को रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड दे दिया तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या मैं K की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल 0.693 अपॉन 1.38। इसको कट करते हैं बेटे 1/2 आता है अप्रोक्सीमेटली, या 0.5 आता है। तो बस मेरा काम चल गया। अगर K की वैल्यू मुझे पता लगी हाफ लाइफ पीरियड से, और K को T से रिलेट करना तो मुझे आता ही है, क्या मैं T नहीं निकाल सकता, कितने टेम्परेचर पर ये K की वैल्यू हो जाएगी। आइए करते हैं। अगर मैं K की वैल्यू पुट करता हूं तो मैंने कहा log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT, आया ना।
टेम्परेचर के साथ रिलेट कर रहा हूं। अब log 1/2 लिख देता हूं k की जगह पर। a कभी चेंज होता ही नहीं, 10⁶। log a कितना है 6 माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो मैं डायरेक्ट ही टेम्परेचर के साथ इसको रिलेट करता हूं बच्चों। log 1/2 की वैल्यू होती है log 1 माइनस log 2। log साफ साफ लिख देता हूं, log 1 माइनस log 2, 6 माइनस E अपॉन 2.303 RT। चलिए, तो मेरा सारा काम सोल्व हो जाएगा। मुझे यह भी पता है कि log k जो है, चलो सीधा ही कर लेते हैं, log a 0 माइनस log 2, ये 0.3 आ गया माइनस में। चलिए 6 माइनस EA की वैल्यू याद करिए, आपने E की वैल्यू कितनी निकाली थी? EA की वैल्यू आपने निकाली थी, या सीधा ही एक्सप्रेशन से निकाल लो। आपको पता है log k इज इक्वल टू 6 माइनस 2000/t, ये ज्यादा इजी रहेगा इससे, खैर तो इससे डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो आपको इस स्टेप की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको ना, सीधा सीधा ही कर लो। तो मैं क्या बोलता हूं log k, तो log k की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो log 1/2 6 माइनस 2000/t, ये होता है माइनस 0.3। 6 माइनस, ये ज्यादा इजी रहेगा, तो 2000 बाय टेम्परेचर कितना आ गया? ये 0.3 प्लस में हो जाएगा 6.3, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 2000 बाय 6.3, इतने केल्विन टेम्परेचर। इसको सोल्व करते हैं तो लगभग ये टेम्परेचर 317.4 के आसपास आता है। इस तरह से मैं आरएनएस इक्वेशन के थ्रू रेट कांस्टेंट के 3 एक्सप्रेशन निकाल पाया। k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस e अपॉन RT, log k इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 RT, एंड लास्ट log k2 बाय k1 इज इक्वल टू e अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये आरएनएस इक्वेशन और एक न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया। इसी तरह से आप इन वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।